हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कल की अपनी वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री का पहला लेसन को डिस्कस कर चुके हैं। पहला लेसन कौन सा था? क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, उसको हम लोग कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 6 क्लास की उसका हिस्ट्री में दूसरे लेसन को डिस्कस करेंगे। और जिसका जो टाइटल है वो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इससे संबंधित प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आरंभिक मानव, इसमें देखते हैं क्या है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल से पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, जो पुराने लोग थे, जिनको जो बहुत ही प्राचीन समय में 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे, उनके लिए यहाँ पे है कि वो लोग आखेटक थे। ठीक है, आखेटक मतलब जो लोग शिकार करते थे, और खाद्य संग्राहक मतलब खाद्य खाने वाली वस्तुओं का संग्रह करते थे। ठीक है, और वो लोग क्या क्या खाते थे उनके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। और इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। मतलब उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रमुख रीज़न यहाँ पे कई कारण दिए गए हैं। उनमें से पहला है कि मतलब कहीं भी आप किसी भी जगह पे कई दिनों तक रहें, और जो भी संसाधन होंगे वो समाप्त हो जाएंगे अगर सीमित संसाधन सीमित होते। इसलिए वो लोग उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण देखिए यहाँ पे है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। मतलब जो जानवर किसी स्थान पे जो जानवर रह रहे हैं, वो वहाँ पे अपना जैसे उनका शिकार खत्म हो गया तो वो उस जगह से दूसरे स्थान जाएंगे। तो जो लोग शिकार करते थे, जो लोग मतलब जानवरों का शिकार करते थे, तो जब जानवर एक जगह से दूसरे स्थान जाएगा तो उसका शिकार करने के लिए लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। आगे देखते हैं। तीसरा कारण है तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। मतलब मतलब हर मौसम में, मतलब कई जगह ऐसे होते हैं कि सब हर जगह का मौसम अलग अलग होता है। तो मौसम के हिसाब से जो चीज़ें जहाँ पे प्राप्त होती हैं, लोग एक जगह से दूसरे स्थान इसलिए भी जाते थे कि इस मौसम में चीज़ें अगर इस जगह पे है तो दूसरी जगह पर दूसरे मौसम की खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध होंगी। चौथा कारण था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 4 कारण यहाँ पे दिए गए। इसके बाद है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। यहाँ पर इनके बारे में है पुरातत्वों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने में भी किया जाता था। यहाँ पर औजारों के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे देख लीजिए, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं। ठीक है, तो पत्थरों का उपयोग ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, और इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ पर देखिए, जड़ों को खोद रहे हैं इस तरीके के औजार, ये औजार यहाँ पे ठीक है। और दाएं है, ये दाहिने वाले में देखिए, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था इस टाइप के औजारों का प्रयोग। आगे देखते हैं।
यहाँ पर है रहने की जगह निर्धारित करना। यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। ठीक है, मानचित्र 2 को देखने के लिए बोला गया है कि जो लाल त्रिकोण वाले जो स्थल हैं वो हैं पुरास्थल। यहाँ से आखेटकों के मिलने के पता चला है, इनके साक्ष्य मिले हैं। तो ये भीमबेटका यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे कुरनूल की गुफाएं हैं। ठीक है, कुरनूल की गुफाएं, भीमबेटका और हुस्नगी, ये हैं इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इसको मैं, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा सही से इस मानचित्र को। आगे देखते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। यहाँ पे दिया गया है भीमबेटका। भीमबेटका अभी हम लोगों ने अभी मानचित्र में देखा, उसके बारे में। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है, लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे कि बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। आगे देखते हैं इसमें। ये देखिए, ये यही इसी के बारे में यहाँ पे लिखा है। ये भीमबेटका के बारे में यहाँ पे है। ये गुफाएं हैं यहाँ पे, ये फोटो उसकी है। आगे देखते हैं। पुरास्थल क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं, कि अगर से पूछा जाए तो पुरास्थल के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, पुरास्थलों के बारे में आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग, हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे और धीमे धीमे इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। आग की खोज। आग की खोज के बारे में यहाँ पे है। कुरनूल गुफा ढूंढो। मानचित्र 2 में अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुरनूल गुफा, ये देखिए यहाँ पर है कुरनूल गुफा। ये देखिए यहाँ पर दी गई है, ये देखिए इस साइड में। ठीक है, अब इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया, कुरनूल गुफा को ढूंढो। और आगे क्या दिया गया देखते हैं अभी। ये देखिए, कुरनूल गुफा को ढूंढो और यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ये तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मेन चीज़ें को देख लेते हैं। बदलती जलवायु यहाँ पे है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सके। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ठीक है, इसके बाद है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसके बारे में है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, इनको उगाया नहीं जाता था, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ से उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे ये लोग कृषक बन गए। ठीक है, तो कृषक कैसे बने कि पहले गेहूं, जौ, धान जैसी चीज़ें खुद स्वयं मतलब प्राकृतिक रूप से उपजी। फिर लोगों ने इसको धीमे धीमे से इनको मतलब लोगों ने इस पर ध्यान दिया और इनको बटोरना शुरू किया, मतलब इनका संग्रह करना शुरू किया। फिर लोगों ने सीख लिया कि ये किस मौसम में इनको उगाया जाता है और किस तरीके से इनको उगाया जाता है। आगे है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो सबसे पहले कुत्ते का पूर्वज था, तो आंसर होगा कुत्ता। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। ये अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है, इसके बाद
ये फालतू की चीज़ें हैं, इसको छोड़ते चलते हैं। एक नवीन जीवन शैली, यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। तुम किसी बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधा उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक है। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसके लिए भंडारण की बात सोचनी पड़ी। ठीक है, भंडारण के लिए इसीलिए इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, इस तरीके से कि मतलब जो बीज होते हैं, जैसे हम लोग आज के ज़माने में भी है कि गेहूं को हम लोग खाते भी हैं, उसकी रोटियां खाते हैं, और उनको हम लोग बीज के लिए उनका भंडारण भी करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब बीज की ज़रूरत होगी तो बीज भी पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। आगे देखते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। ठीक है, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका है पशुपालन। ठीक है, कि मतलब बहुत से लोग मुर्गी पालते हैं, ठीक है, बकरा पालते हैं, बकरी पालते हैं, गाय भैंस, ये सारे जानवर जानवर जितने भी हैं इनको हम लोग पालते हैं। तो कई जानवर ऐसे हैं जिनसे हम लोगों को मांस प्राप्त होता है। ठीक है, और कुछ जानवर हैं जिनसे हमें दूध भी प्राप्त होता है, मक्खन, दही, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे जो इसकी हेडिंग है इसी हिसाब से यहाँ पे रखी गई है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। आगे देखते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है। जो ऊपर मानचित्र दिया उनमें उनके लिए बताया गया है कि नीले वर्ग दिख रहे हैं, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में निर्दिष्ट निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्थायी जीवन की ओर यहाँ पे देख लेते हैं। पुरातत्वों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम कहाँ है? वर्तमान में कश्मीर में है। ये भी क्वेश्चन, ये पॉइंट है, इसको याद रखने वाला है कि बुर्ज होम कहाँ है? वर्तमान कश्मीर में। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, जिसे गर्तवास कहा जाता है। ठीक है, गड्ढे के नीचे घर लोग कहाँ बनाते हैं? बुर्ज होम, जो कि वर्तमान कश्मीर में है, जिसे गर्तवास कहा जाता है। उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंडक के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नवपाषाण काल के कुछ उपकरण दिए गए हैं। ये देखिए, ये चार यहाँ पे फोटोज इसकी दी गई हैं। आगे देखते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, मतलब इनको सजाया भी जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये एक यहाँ पे मिट्टी का एक बर्तन दिखाया भी गया है उस टाइम का।
आगे है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी अपनी जीविका चलाया करते थे। सोच निरीक्षण में क्या है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पे एक घर देखिए दिया गया, इसके बारे में भी बताया जाएगा। मेहरगढ़ में घर का चित्र, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। किस तरीके से? चौकोर तथा आयताकार। ठीक है, मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। आगे है, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक, यहाँ पे है, लोगों की आस्था क्या है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए यहाँ पर मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ठीक है, ये इंसान का है और ये बकरी का है। ये इसलिए रखा जाता था कि लोग पहले सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो परलोक में जब इंसान जाएगा तब उसको खाने के लिए व्यवस्था, उसके लिए बकरी यहाँ पे रखी गई। यहाँ पर ये इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा सही है। अपने फ्रांस में गुफा में की गई चित्र है। इसमें है, अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने, 100 साल पुरानी बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ठीक है, इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। कौन से, किन चीज़ों से? लौह अयस्क और चारकोल से। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। आगे देखते हैं, एक नवपाषाणिक पुरास्थल यहाँ पे है। एटलस में तुर्की को ढूंढो। नवपाषाणी युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चतालह्यूक तुर्की में। चतालह्यूक कहाँ है? ये भी पॉइंट अच्छा है। चतालह्यूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए कि चकमक पत्थर कहाँ से लाया जाता था? सीरिया से। लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ, ये चीज़ें यह प्रमुख हैं, इनको ध्यान रखिए। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। यहाँ पे पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब इसकी जो मतलब इसके जो शॉर्ट्स नोट्स मैं बनाऊंगा उनके ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब इनके क्वेश्चन आंसर्स को भी साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। और जो शॉर्ट नोट्स की PDF होगी वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अपना, अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, या आपको कोई भी प्रश्न हो, आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, अगर आपको वो क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।